नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, वक्त की मार। वक्त की मार, लेखक संदीप गुप्ता, चित्रांकन प्रकाश बांदोडकर। किरीट वन में संध्या का झुटपुटा फैल चुका था। दिन भर वन में आखेट करने के पश्चात जयपुरम राज्य के राजकुमार रत्नेश ने वन से बाहर जाने के लिए अपना घोड़ा मोड़ा ही था कि भयभीत हिरनी के समान कांपती एक अपूर्व सुंदरी दौड़ती हुई उसकी ओर आई। बचाओ बचाओ! युवती की करुण पुकार सुनकर राजकुमार रत्नेश ने घोड़ी की लगाम खींच ली। इतनी सुंदर युवती, लगता है यह किसी संकट में है। अगले ही पल एक खूंखार शेर झाड़ियों में से प्रकट हुआ। उसे देखते ही युवती पुनः करुण स्वर में चिल्लाई, युवक, मुझे इस आदमखोर शेर से बचाओ। यह मेरी 2 सखियों को यमलोक पहुंचा चुका है। शेर की गुर्राहट सुनकर रत्नेश ने शेर की ओर देखा। शेर किसी भी क्षण युवती पर छलांग लगा सकता है। इससे पहले कि कुछ अप्रिय घटना घटे, मुझे निशाना बांधकर शेर पर वार करना चाहिए। रत्नेश ने बिना एक पल गवाए तीर कमान पर चढ़ाया और निशाना साधा। जय मां काली, मेरे निशाने की लाज रखना। तभी शेर ने युवती पर छलांग लगा दी। बचाओ! अगले ही पल रत्नेश की कमान से तीर छूटा और शेर की कोख में जा धंसा। शेर पृथ्वी पर गिरकर बुरी तरह छटपटाने लगा। कुछ देर बाद उसने प्राण त्याग दिए। तब रत्नेश घोड़े से उतरकर युवती के पास आया। युवती ने उसकी ओर आभार भरी दृष्टि से देखा। युवक, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। आज अगर तुम न होते तो शेर निश्चय ही मुझे मार डालता। सुंदरी, इसमें आभार प्रकट करने की क्या जरूरत है? अभी तुम्हारी मौत नहीं आई थी, इसलिए तुम बच गई। शेर की मौत आ गई थी तो यह तीर के एक ही वार से मर गया। मरना जीना तो भगवान के हाथ में है सुंदरी, मैं तो केवल साधन मात्र हूँ। रत्नेश की बात सुनकर युवती ने प्रशंसा भरी नजरों से उसकी ओर देखा। युवक, साहसी होने के साथ साथ तुम बुद्धिमान भी प्रतीत होते हो। कौन हो तुम? क्या अपना परिचय दोगे? मैं जयपुरम राज्य का राजकुमार रत्नेश हूँ। तुम जयपुरम राज्य के राजकुमार हो? हाँ। क्या तुम्हें मेरे कथन पर विश्वास नहीं हो रहा है? रत्नेश ने तिरछी नजरों से युवती की ओर देखा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, कहकर युवती ने झेंपते हुए नजरें झुका ली। सुंदरी, मैंने तो तुम्हें अपना परिचय दे दिया, अब क्या मैं तुम्हारा परिचय पा सकता हूँ? युवराज, मैं प्रशांत नगर की राजकुमारी वसुधा हूँ। तुम प्रशांत नगर की राजकुमारी वसुधा हो? हाँ। क्या तुम्हें भी मेरे कथन पर विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं यह सोचकर चौंका कि यदि तुम प्रशांत नगर की राजकुमारी हो तो अकेले इस वन में क्या कर रही थी? मैं अपनी 2 सखियों के साथ रथ में बैठकर इस वन में स्थित गौरी माँ के मंदिर में पूजा करने आती हूँ। आज भी मैं उन सखियों के साथ गौरी माँ की पूजा करने आई थी कि अचानक शेर ने रथ पर छलांग लगाकर मेरी दोनों सखियों को चीर फाड़ डाला और मैं जान बचाने के उद्देश्य से रथ से कूदकर दौड़ती भागती तुम्हारे पास आ पहुंची। इससे आगे की घटना तुम जानते ही हो। ओह, तब तो सच ही तुम मौत के मुंह से बाल बाल बची हो। अच्छा, यह बताओ राजकुमारी कि तुम प्रतिदिन यहाँ आकर गौरी माँ से क्या मांगा करती हो? युवराज, कुंवारी कन्याएं गौरी माँ की पूजा इस उद्देश्य से करती हैं कि उन्हें अच्छा पति मिले। तो क्या गौरी माँ ने अभी तक तुम्हारी यह पुकार नहीं सुनी है राजकुमारी? क्या तुम्हें अभी तक सुयोग्य पति नहीं मिला है? राजकुमार, लगता है आज गौरी माँ ने मेरी पूजा स्वीकार करके मेरी पुकार सुन ली है। मैं जैसा पति चाहती थी वह इच्छा पूरी होती सी लग रही है। आज मेरा इस वन में आना सफल हुआ। राजकुमारी जी, जरा हम भी तो सुने, वह खुशनसीब कौन है जो तुम्हारी कसौटी पर खरा उतरा है? वह खुशनसीब आप हैं राजकुमार। आज आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए आज से मेरी हर सांस पर आपका अधिकार है। मैं मन ही मन आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ युवराज। राजकुमारी वसुधा, तुम्हारा कथन सुनकर हमें अपने भाग्य पर ईर्ष्या हो रही है। तुम जैसी सौंदर्यवती पत्नी पाकर मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। पर हमारे विवाह में एक अड़चन है राजकुमारी। वह अड़चन कौन सी है राजकुमार? राजकुमारी, हमारे कुल में रिवाज है कि वर पक्ष वाले कभी भी रिश्ता मांगने कन्या पक्ष वालों के यहाँ नहीं जाते हैं। रिश्ता लेकर कन्या पक्ष वालों को ही हमारे यहाँ आना होता है, तभी विवाह पक्का होता है। तुम्हारे पिता को इस बात की जानकारी कैसे होगी कि किरीट वन में हम तुम मिलकर आपस में अपने विवाह का निर्णय कर चुके हैं? राजकुमार,
हालांकि अपने विवाह के बारे में अपने पिता से स्वयं कन्या का पात करना भारतीय परंपरा के प्रतिकूल है, फिर भी मैं सारी लाज शर्म छोड़कर अपने पिताजी महाराज को आपके विषय में अपने विचार बताऊंगी। मुझे विश्वास है कि पिताजी महाराज सहर्ष ही आपको अपना दामाद बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे और मेरा रिश्ता लेकर वे स्वयं तुम्हारे पिताजी के पास जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो समझो हमारा तुम्हारा विवाह पक्का हुआ वसुधा। फिर कुछ सोचकर रत्नेश वसुधा से बोला, वसुधा, कुछ ही देर बाद रात होने वाली है, आओ तुम्हें तुम्हारे राज्य तक पहुंचाऊं। चलिए राजकुमार। कुछ देर बाद ही वे दोनों घोड़ों पर बैठे जंगल से बाहर जा रहे थे। शीघ्र ही रत्नेश के घोड़े ने प्रशांत नगर में प्रवेश किया। राजकुमारी वसुधा, तुम्हारा राज्य आ चुका है, अब तुम यहाँ से आराम पूर्वक अपने महल तक जा सकती हो। राजकुमार, क्या मुझे यहीं छोड़ दोगे, महल में नहीं चलोगे? नहीं वसुधा, आज नहीं, अब मैं तुम्हारे महल में सहरा बांधकर ही प्रवेश करूंगा। सुनकर वसुधा ने शर्माकर नजरें झुका ली। तब रत्नेश ने उससे कहा, राजकुमारी अब तुम जाओ, महल में तुम्हारे माता पिता तुम्हारी राह देख रहे होंगे। फिर वसुधा रत्नेश से विदा लेकर महल की ओर चल दी और रत्नेश अपने राज्य की ओर चल दिया। स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि वसुधा जैसी अपूर्व सुंदरी से मेरी इस प्रकार मुलाकात होगी। अब तो बेचैनी से उस दिन की प्रतीक्षा रहेगी जब वसुधा के पिता वसुधा का रिश्ता लेकर मेरे पिताजी महाराज के पास आएंगे। इस घटना को बीते 10 दिन हो गए। 10 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक प्रशांत नगर के राजा राजकुमारी वसुधा का रिश्ता लेकर जयपुरम नहीं पहुंचे हैं। क्या कारण हो सकता है? क्या वसुधा ने अपने पिता से इस विषय में वार्तालाप नहीं किया, या फिर वसुधा के प्रस्ताव को उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया? रत्नेश नाना प्रकार की शंकाओं से घिर उठा। और उसी दिन जब वह अपने पिता राजा जयेश के पास बैठा हुआ था, महाराज, प्रशांत नगर के राजा हर्षवर्धन आपसे मिलना चाहते हैं। ओह, आखिर राजा हर्षवर्धन विवाह का प्रस्ताव लेकर आ ही गए। सेवक की बात सुनकर राजा जयेश चौंके। क्या कहा? प्रशांत नगर के राजा हर्षवर्धन हमसे मिलना चाहते हैं? जी महाराज। जाओ, उन्हें आदर सहित हमारे पास ले आओ। जो आज्ञा महाराज, कहकर सेवक कक्ष से निकल गया। और जयेश सोचने लगा, आखिर क्या वजह है जो राजा हर्षवर्धन स्वयं चलकर जयपुरम आए हैं? जरूर कोई खास वजह रही होगी। कुछ देर बाद ही राजा हर्षवर्धन जयेश के सामने थे। राजा हर्षवर्धन, जयपुरम में आपका स्वागत है। जयेश ने आदर सहित हर्षवर्धन को अपने समीप बिठाया। तत्पश्चात, कहिए राजन, आपने जयपुरम आने का कष्ट कैसे किया? क्या कोई विशेष कारण है? विशेष कारण ही समझिए राजन। मैं अपनी पुत्री वसुधा का रिश्ता आपके पुत्र रत्नेश के लिए लेकर आया हूँ। ओह राजन, आपसे संबंध जोड़ना तो हमारे लिए गौरव की बात है। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है। तो उठिए राजन, उठकर हमसे गले मिलिए। आज से हम एक दूसरे के समधी हुए। दोनों उठकर प्रेम से गले मिले। राजन, आने वाली पूर्णमासी के दिन विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवा कर ही मैं यहाँ आया हूँ। आपकी इस विषय में क्या राय है? राजन, हम पूर्णमासी के दिन ही राजकुमार रत्नेश की बारात लेकर प्रशांत नगर पहुँच जाएंगे। पूर्णमासी के दिन दूल्हा बनकर रत्नेश घोड़ी पर चढ़ा। बारात अभी प्रशांत नगर की ओर रवाना होने ही वाली थी कि एक सैनिक बदहवास सवाहन दौड़ता हुआ आया। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ सैनिक, तुम इतने घबराए हुए से क्यों हो? महाराज, अभी अभी प्रशांत नगर का सैनिक एक अशुभ समाचार लेकर आया है। अशुभ समाचार? कैसा अशुभ समाचार? सैनिक, हमें जल्दी ही वह समाचार बताओ। घोड़ी पर बैठा रत्नेश भी सहरे की लड़ियां उठाकर सैनिक की ओर देखने लगा था। महाराज, दुल्हन के वस्त्र पहनकर रस्म के अनुसार राजकुमारी वसुधा मंदिर में गौरी पूजन के लिए गई थी कि न जाने कहां से एक विषधर सर्प वहां आ गया और राजकुमारी वसुधा को डसकर चला गया। क्या? सैनिक का कथन सुनते ही रत्नेश घोड़ी से कूद पड़ा। वह सैनिक को झिंझोड़ते हुए बदहवास सा बोला, सैनिक, जल्दी बताओ, राजकुमारी वसुधा को क्या हुआ? क्या वह बच गई? नहीं युवराज, विषधर सर्प के डसते ही तत्काल ही उनका प्राणांत हो गया। क्या? क्या वसुधा मर गई? हाँ युवराज। ओह, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। मेरी प्यारी वसुधा मुझे छोड़कर चली गई। रत्नेश फूट फूट कर रोने लगा। तब राजा जयेश ने आगे बढ़कर उसे समझाया, बेटा रत्नेश, तुम एक युवराज हो, इस प्रकार स्त्रियों की भांति रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। पिताजी महाराज,
मैं अंतिम बार वसुधा को देखना चाहता हूँ। मैं प्रशांत नगर जाना चाहता हूँ। ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ प्रशांत नगर चलेंगे। लेकिन महाराज, वहाँ आपको मृत राजकुमारी वसुधा का शव नहीं मिलेगा। राजकुमारी की मृत्यु होते ही उन्हें नदी में बहा दिया गया था। ओह, वसुधा के शव को नदी में बहाने की राजा हर्षवर्धन ने बड़ी जल्दी की। उन्होंने मेरे वहां पहुंचने की भी प्रतीक्षा नहीं की। कुछ देर पहले जहां हर्ष उल्लास का वातावरण था, अब वहां मातम सा छा गया था। उदास सा रत्नेश महल में चला गया। इस दुर्घटना को घटे एक माह बीत गया, लेकिन राजकुमार रत्नेश एक पल के लिए भी राजकुमारी वसुधा को नहीं भूल सका। बार बार उसके कानों में वसुधा के ये शब्द गूंजते, युवराज, आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए आज से मेरी हर सांस पर आपका अधिकार है। मैं मन ही मन आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। अपने कक्ष में पड़ा रत्नेश रह रहकर बुदबुदा उठता, राजकुमारी वसुधा, मैं भी मन ही मन तुम्हें पत्नी के रूप में वर चुका था। मैं वादा करता हूँ कि मैं अब कभी भी विवाह नहीं करूँगा। तुम्हारी यादें ही अब मेरे जीवन की अमूल्य निधि हैं। वह दिन प्रतिदिन राजकुमारी वसुधा के गम में घुलता चला गया। उसकी यह दशा देखकर जयेश ने उसे समझाया, राजकुमार, तुमने अपनी यह क्या हालत बना रखी है। माना कि राजकुमारी वसुधा की अकस्मात मृत्यु ने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, पर इसका यह मतलब तो नहीं है कि तुम जीवन की खुशियों से इस प्रकार मुंह मोड़ लो। युवराज, उठो, आज तुम्हें हमारे साथ दरबार में चलना है। पिताजी महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं दरबार में न जा सकूंगा। रत्नेश, हमें नहीं पता था कि तुम हमारा आदेश टालकर इस प्रकार हमारा अपमान करोगे। युवराज, इस बंद कक्ष से निकलकर दरबार में जाकर बैठोगे तो थोड़ा मन बहलेगा, इसलिए मैं तुम्हें दरबार में ले जाना चाहता हूँ। जयेश के बार बार कहने पर आखिरकार रत्नेश को कहना ही पड़ा, चलिए पिताजी महाराज, मैं आपके साथ दरबार में चलने को तैयार हूँ। यह हुई न कुछ बहादुरों जैसी बात। जयेश रत्नेश को साथ लेकर दरबार में पहुंचा। तभी महाराज की जय हो, द्वार पर शक्तिपुर के राज पुरोहित राजा शक्ति सिंह का संदेश लेकर उपस्थित हैं। वे आपसे भेंट करने की अनुमति चाहते हैं। दरबान, शक्तिपुर के राज पुरोहित को ससम्मान राज दरबार में ले आओ। राजदूत सम्मान का पात्र होता है, फिर शक्तिपुर के राज पुरोहित स्वयं दूत बनकर आए हैं, इसलिए उन्हें विशेष आदर सहित दरबार में ले आओ। जो आज्ञा महाराज। दरबान सिर झुकाकर दरबार से चला गया। तब जयेश अपने राजपुरोहित ब्रह्मानंद को लक्ष्य करके बोला, राजपुरोहित जी, शक्तिपुर के राजपुरोहित का यहाँ आना निसंदेह किसी विशेष प्रयोजन का प्रतीक प्रतीत होता है। महाराज, आपका कहना ठीक ही है, उनका आना निसंदेह ही किसी शुभ संकेत का प्रतीक है महाराज। तभी शक्तिपुर के राजपुरोहित राजा जयेश के सम्मुख उपस्थित हुए। आदरणीय शक्तिपुर के पुरोहित, राजा जयेश आपका स्वागत करते हुए आपका सादर अभिवादन करता है। चिरंजीव एवं यशस्वी भव। महाराज जयेश, आपका स्नेह हमारे महाराज, हमारे एवं शक्तिपुर की प्रजा के लिए कल्याणकारी तथा सुखद सिद्ध हो, यही हृदय की अभिलाषा है। जयेश ने आदर सहित शक्तिपुर के राजपुरोहित को एक रिक्त आसन पर बिठाया। तत्पश्चात जयेश ने उससे कहा, आज्ञा करे पुरोहित जी, निसंकोच होकर अपने राजा का संदेश हमारे व हमारे समस्त सभासदों के सम्मुख कहें। मैं वचन देता हूँ, यदि आपकी महाराज का संदेश मेरी प्रतिष्ठा के अनुकूल हुआ तो मैं उसे प्राण प्रण से पूरा करूँगा। सुनकर राजपुरोहित ने अपने साथ आए राज अनुचर के हाथों से स्वर्ण थाल लेकर जयेश के हाथों में देते हुए विनम्रता पूर्वक उससे कहा, राजन, थाल में रखी वस्तुएं निश्चय ही आपकी प्रतिष्ठा के अनुकूल सिद्ध होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जयेश के दाहिने हाथ से स्वर्ण थाल पर पड़े हुए रेशमी वस्त्र को हटाया। स्वर्ण थाल में स्वर्ण जड़ित नारियल, सुपारी तथा हल्दी की गांठें और रतन जड़ित कटार। यह सब क्या है? यह सब तो किसी राजा के पास तब भेजा जाता है जब कोई राजा अपनी कन्या का विवाह दूसरे राजा के साथ करना चाहता है। तो क्या शक्तिपुर के राजा भी यही चाहते हैं? जयेश भावी अनिश्चितता के चक्र में उलझ गया। जयेश की समझ में जब कुछ नहीं आया तो उसने थाल में रखे पत्र को उठाकर उसे पढ़ना आरंभ किया। राजा जयेश, हम अपनी पुत्री कामाक्षी का विवाह आपके पुत्र रत्नेश के साथ करना चाहते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जयपुरम व शक्तिपुर का यह संबंध दोनों राज्यों की एकता को दृढ़ करेगा। कृपया अपनी स्वीकृति देकर हमें उपकृत करें। राजा शक्ति सिंह, शक्तिपुर।
पत्र पढ़ते ही जयेश के अधरों पर मुस्कुराहट आ गई। वे शक्तिपुर के राजपुरोहित की तरफ उन्मुख हुए। राजपुरोहित जी, स्वर्ण थाल में रखे नारियल, सुपारी व हल्दी की गांठों ने तो मुझे यह आभास करा दिया था कि कहीं राजा शक्ति सिंह ने यह नारियल भेजकर मुझसे अपनी कन्या का विवाह प्रस्ताव भेजकर मेरी वृद्ध उम्र का मजाक तो नहीं उड़ाया है। पर अच्छा ही हुआ कि पत्र के लिखे शब्दों ने मेरी शंका दूर कर दी है। जयेश का कथन सुनकर शक्तिपुर के राजपुरोहित तो चुप रहे, पर दरबार में उपस्थित लोगों के चेहरों पर हंसी दौड़ गई। जयेश ने गंभीर होते हुए राजपुरोहित से कहा, जाओ राजपुरोहित जी, अपने राजा से जाकर कह दो कि हमें उनका प्रस्ताव स्वीकार है। यह हमारे लिए भी बड़े हर्ष व सौभाग्य का विषय होगा कि राजा शक्ति सिंह की पुत्री हमारे जयपुरम की राजबहू बने। जाओ राजा शक्ति सिंह से जाकर कह दो कि वे विवाह की शुभ तिथि निकलवा कर मुझे भेज दें और विवाह की तैयारियां प्रारंभ करें। जो आज्ञा राजन। तभी उदास सा बैठा राजकुमार रत्नेश अपने आसन से उठा और जयेश से बोला, पिताश्री, आपकी आज्ञा में मैं थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहता हूँ। जयेश ने प्रश्नसूचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। बस रत्नेश, तुम्हें मेरी आज्ञा में परिवर्तन की आज्ञा है, पर इतना ध्यान रहे कि तुम्हारे द्वारा किया गया परिवर्तन राज मर्यादा का उल्लंघन न करे। पिताश्री, मैं राज मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूँगा। तो फिर कहो, क्या कहना चाहते हो? कहीं मेरी आज्ञा में शीघ्रता में बिना भविष्य की सोचे कोई अनुपयुक्त बात हो गई हो? वह तुम्हारे संशोधन से ठीक हो जाएगी और मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। तो सुनिए पिताश्री, आपने जो सम्मानित राजपुरोहित को प्रसन्नता व्यक्त करते हुए यह कहा है कि शक्तिपुर की राजकुमारी कामाक्षी जयपुरम की राजबहू बनेगी, बस इसमें यही संशोधन करना है कि शक्तिपुर की राजकुमारी जयपुरम की राजबहू या राजकुमार रत्नेश की वधू न बनकर जयपुरम की महारानी और राजकुमार रत्नेश की मां बनेगी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।